गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अमेज़न बेसिन के बारे में बताया था कि हमारे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो कौन सा है, अमेज़न बेसिन। और उसके क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ा था कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट और वेट होता है, मतलब वहाँ पे बहुत बारिश होती है। कहाँ पर, अमेज़न बेसिन के का जो क्लाइमेट है, मतलब वहाँ पे बहुत बारिश होती है। ऑलमोस्ट पूरे दिन, हर दिन बारिश होती रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट, आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है ना साइंस में। मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो मतलब अमेज़न बेसिन के आसपास जितने भी फॉरेस्ट है वो कैसे होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है अमेज़न बेसिन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन में है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में कैसे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही तो होंगे। अब देखो, इस रीजन में बहुत सारी बारिश होती है, तो बहुत बारिश होने की वजह से यहाँ के जो जंगल होते हैं बहुत घने घने जंगल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है, बारिश होने की वजह से जो जंगल है वो कैसे होते हैं, बहुत घने घने होते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं और यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि जो जैसे आपने देखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं कि ऐसा लगता है पत्तियों से पूरी एक छत बन गई। कैसा लगता है, जैसे पत्तियों से क्या बनी हुई है, छत बनी हुई है। और जो पत्तियों से पूरी एक छत सी बन जाती है तो क्या होता है कि ग्राउंड तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। क्योंकि जैसे सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही हो, यहाँ पे पूरी लीव्स की छत बनी हुई है, तो नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड तक क्या होता है, सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं, बहुत घने होते हैं। ठीक है, द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। और जो ग्राउंड है वो हमेशा कैसा रहता है, वहाँ पे ग्राउंड पे अंधेरा सा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है, जो जंगल कैसे होते हैं, बहुत घने घने होते हैं, तो उन लीव्स पे ही धूप आ पाती है और ग्राउंड तक धूप नहीं पहुँच पाती है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। और यहाँ पर केवल उसी तरीके का वेजिटेशन हो सकता है, मतलब ऐसे पेड़ पौधे हो सकते हैं जिनको छाया में रहने की आदत हो। कैसे पेड़ पौधे यहाँ पर उग सकते हैं, जिनको छाया में रहने की क्या हो, आदत हो। तो इसी तरीके का वेजिटेशन यहाँ पर होता है। ऑर्किड्स, ब्रोमिलियाड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। और यहाँ पर प्लांट पैरासाइट्स की तरह कौन ग्रो करते हैं, ऑर्किड्स और ये ब्रोमिलियाड्स। अब देखिए ब्रोमिलियाड्स होते क्या है, उनके बारे में देखते हैं। तो ब्रोमिलियाड्स आर स्पेशल प्लांट्स, ये एक तरीके के स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो अपनी लीव्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो इस तरीके के प्लांट्स हैं छोटे छोटे, जो अपनी लीव्स में पानी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। और जानवर, जैसे हम फ्रॉग के बारे में कह सकते हैं, तो फ्रॉग इस पानी के पॉकेट को इस्तेमाल कर लेते हैं अंडे देने के लिए। किस लिए, अंडे देने के लिए वो इन पानी के पॉकेट्स को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मतलब इन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी को स्टोर करके रखती हैं, और पानी को स्टोर करने से जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग, वो अपने अंडे इन्हीं के ऊपर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, बर्ड्स सच एज टोकन्स, hummingbirds, bird of paradise, with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. देखो, यहाँ की जो चिड़िया होती है वो कुछ अलग प्रकार की होती है। जैसे हम कह सकते हैं, हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था, आप ये देख रहे हैं ना पिक्चर में, इसकी चोंच कितनी लंबी होती है, कितनी लंबी और कितनी शार्प होती है, और बहुत कलरफुल भी होते हैं। इनके जो पंख होते हैं ना, जो यहाँ की चिड़िया जो होती हैं, उनके चिड़ियों के पंख बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं।
और इनकी जो चोंच होती है वो भी बहुत लंबी होती है, ताकि ये ईज़िली मतलब अपने आप ईज़िली कुछ भी खा सके और डिफरेंट दिख सके और चिड़ियों से। क्योंकि अगर हम अपने भारत में चिड़ियों को देखेंगे तो वो कुछ अलग दिखती है और यहाँ की चिड़िया बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ की चिड़ियों के जो पंख होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, और उनकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। ठीक है। These birds also make loud sounds in the forests। और ये जो चिड़िया होती हैं ये बहुत क्या होता है ना, ये जैसे चिड़िया आवाज़ निकालती है तो ये बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ जंगलों में निकालती है, करती रहती है। ठीक है। आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट देख रहे हैं ना, अमेज़न फॉरेस्ट है ये। कौन सा फॉरेस्ट है बच्चों? अमेज़न फॉरेस्ट। ये बहुत घना होता है और आप ये देख रहे होंगे, आप ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का। तो क्या होता है, जैसे जो पौधा होता है तो पौधे पे प्लांट पैरासाइट्स निकल आते हैं, क्योंकि इनको अब जैसे धूप तो ऊपर पड़ रही है, इन पर तो धूप नहीं आ पा रही ना, तो ये बिना धूप के भी रह लेते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे टॉलरेट वेजिटेशन भी ग्रो कर सकता है। अब आगे देखिए, एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जैसे बंदर और टेपर भी पाए जाते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो और मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो बहुत सारे जानवर यहाँ पे, और ये क्या खाते हैं? चींटियाँ खाते हैं। क्या खाते हैं ये? टेपर्स चींटियाँ खाते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इन जंगलों में, जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक है, पाइथन है, एनाकोंडा है और बोआ कंस्ट्रक्टर। बोआ कंस्ट्रक्टर क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का अजगर होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और हमने पढ़ा ना, अमेज़न बेसिन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। वही ट्रॉपिकल रीजन है ना, तो वहाँ पर साउथ अमेरिका में बोआ कंस्ट्रक्टर पाया जाता है। मतलब ये एक तरीके का अजगर होता है। क्या होता है? ये एक तरीके का अजगर होता है। तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स है, पाइथन्स है, एनाकोंडा है, बोआ कंस्ट्रक्टर है, टेपर्स है। तो ये कुछ स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। Besides the basin is a home to thousands of species of insects। इन सब के अलावा जो ये बेसिन है, जो अमेज़न बेसिन है, वो किसका घर है? मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ का घर है। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका भी घर है। बहुत सारी इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ भी यहाँ पर पाई जाती है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। और इस अमेज़न रिवर में बहुत सारी फ़िश की स्पीसीज़ भी पाई जाती है। स्पीसीज़ मतलब प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, और वो भी फ़िश पाई जाती है जो क्या खाती है? फ्लैश खाती है, और उस फिश का नाम है पिराना फिश। ठीक है। ये फ़िश भी वहाँ पर पाई जाती है। दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। देखो यहाँ पर जो बारिश भी होती है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? गर्म भी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, और बहुत सारे क्या होती हैं? बहुत सारे जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पर है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा ये कैसे दिखते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बोआ कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, टेपर, और ब्रीफली आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको इनकी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए, तो आप ये एनिमल देख सकते हैं ना, ये एनिमल अभी मैंने आपको इस एनिमल के बारे में बताया था। ये एनिमल कौन है? बोआ कंस्ट्रक्टर, जो एक प्रकार का अजगर होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या एक तरीके का अजगर है, बहुत लंबा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? टेपर। क्या है ये? टेपर, जो क्या खाता है? चींटियों को खाता है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जानवर कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देखो क्या होता है, जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे एरिया में अपने खाने को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब वो फसल उगाते हैं। उन्होंने क्या किया है, फॉरेस्ट में कुछ पेड़ों को साफ़ कर दिया है। उन पेड़ों को साफ़ करने के बाद उनके पास छोटी छोटी जगह हो गई हैं और उन छोटी छोटी जगहों पर वो अपने खाने के लिए फसल उगाते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वीमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। जो आदमी है वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं रिवर्स के आसपास, और जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, वो फसलों की देखभाल करती हैं। ठीक है, दे मेनली ग्रो, तो वो मेनली क्या ग्रो करती हैं, जैसे पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है, इस तरीके की फसल वो उगाती हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर सर्टेन, इट इज़ द वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। देखो अब हंटिंग और जो फिशिंग है वो कैसी है, अनसर्टेन है। इसकी वजह से जो महिला है वो क्या करती है, अब हंटिंग और फिशिंग से तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, उनका घर नहीं चल सकता, इसलिए महिला क्या करती है, सब्जियां उगाती है और अपने घर वालों को खिलाती है। द स्टैपल फूड इज़, अब वहाँ का मुख्य भोजन क्या है, अब सॉरी यहाँ पे ही रह गया, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब वो क्या करती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है। तो देखिए डू यू नो में दिया है, स्लैश एंड बर्न इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। देखिए स्लैश एंड बर्न का मतलब ये है कि ये एक तरीका होता है लैंड को कल्टीवेट करने का, जिसमें जो फार्मर्स क्या होते हैं वो पेड़ों को हटा देते हैं, साफ पेड़ों को काट देते हैं, या फिर जो झाड़ियाँ हैं उनको काट देते हैं और उस एरिया को बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। दीज आर देन बर्न्ड विच रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। देखिए क्या हुआ, उन्होंने पेड़ काट दिए, झाड़ियाँ उन्होंने काट दी। अब पेड़ और झाड़ियाँ उन्होंने काटी तो वो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको वो जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, और वो जो ऐश होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं, झाड़ियाँ भी, उनके अंदर भी पोषक तत्व है। तो जब उनको जलाया जाएगा तो इससे क्या होता है, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। फिर क्या होता है, अब वो जगह बिल्कुल साफ़ हो गई और वो जो सॉइल है वो कैसी हो गई, फर्टाइल हो गई। कैसी है वो सॉइल, फर्टाइल हो गई। तो जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ सालों तक उस पर खेती करते हैं। After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients. अब क्या हुआ कि हम उसको यूज़ करते गए तो कभी ना कभी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हुए ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे हम उस लैंड को यूज़ करते जाते हैं बार बार, तो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स खो देती है, धीरे धीरे उसमें कम होते चले जाते हैं। सो इट इज़ अबाउंडेड, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। अब क्या होता है कि वो उस एरिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, बेकार हो जाती है। अब वो उस पर खेती नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि फिर वो दूसरी जगह को इसी तरीके से साफ़ करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ के पेड़ों को, वहाँ की झाड़ियों को जला देते हैं। जलाने के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, फिर कुछ सालों तक वो वहाँ पर खेती कर लेते हैं। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। अब क्या होता है, जब वो दूसरी लैंड पर खेती करने गए तब तक पहली वाली लैंड पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं, उगने लगते हैं। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड। फिर क्या होता है, इस तरीके से जो पहली वाली लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई थी, पहली वाली जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई थी, वो दोबारा से वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। फिर क्या हुआ, लोग फिर वही पुरानी वाली लैंड पर चले जाते हैं, फिर उस पर खेती करने लगते हैं, वही कल्टीवेशन करने वो लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम, इस तरीके को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न।
तो वहाँ की जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो यही एग्रीकल्चर करते हैं। कौन सा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके। द स्टेपल फूड इज मैनियॉक। अब वहाँ का मुख्य भोजन होता है मैनियॉक, जिसको हम कसावा भी कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। जैसे ज़मीन के अंदर आलू उगता है ना, उसी तरीके से ज़मीन के अंदर मैनियॉक भी उगते हैं, जिनको हम कसावा भी कहते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स एंड एग्स एक्स। तो वो क्वीन एंट्स को भी खाते हैं और एग्स एक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज, कोका आर ऑल्सो ग्रोन। देखो, कैश क्रॉप्स का मतलब ये है कि वो ये जो फसल उगाते हैं वो अपने लिए तो उगाते हैं, साथ के साथ उसे बेचने के लिए भी उगाते हैं। जैसे उन्होंने गेहूँ उगाया, तो गेहूँ इतना है कि उनके घर के लिए बहुत है, वो अपना उस गेहूँ से अपना घर चला पाते हैं, उसको बेच नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जैसा कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी तो हम इतनी सारी नहीं पीते ना, डेली तो हमें नहीं चाहिए कॉफ़ी, लेकिन गेहूँ की तो ज़रूरत हमें डेली है। तो ये कैसी क्रॉप्स होती है? कैश क्रॉप्स होती है। मतलब जितना उन्हें अपने लिए ज़रूरी होता है वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो बेच देते हैं। इससे क्या कर लेते हैं? वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं। अब मेज़ है, कोका है, तो इस तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं ताकि वो कुछ उन चीज़ों से प्रॉफिट भी कर सकें। द रेन फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर हाउसेस। अब रेन फॉरेस्ट जो है उनकी यहाँ पे बताया है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। वो घरों के लिए बहुत सारी लकड़ी को प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं वो थैच्ड हाउसेस में रहती हैं। मतलब थैच्ड का मतलब आपने पढ़ा है ना, इस तरीके से जो स्लैंटिंग रूफ जो होती है इस पे में, तो इस तरीके के घरों में रहती हैं। जैसे बिहाइव होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस तरीके की उनकी छतें होती हैं और वो ऐसे घरों में रहते हैं कुछ फैमिलीज। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउसेस कॉल्ड मालोका विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। और कुछ बड़े बड़े, जैसे अब बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वाले घर भी होते हैं जिनको हम मालोक कहते हैं, मालोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मालोका कहते हैं। और जो उनकी रूफ्स होती है वो कैसी होती है? स्लैंटिंग होती है। देखो, यहाँ की रूफ स्लैंटिंग इस वजह से होती है, जैसे अगर कैसी हुई, अगर इस तरीके से हुई, स्ट्रेट हुई, तो बारिश आ रही है तो बारिश का पानी यहीं इकट्ठा हो जाएगा। अगर स्ट्रेट होगी ना तो बारिश का पानी क्या होगा? यहीं इकट्ठा हो जाएगा। और स्लैंटिंग होगी तो स्लैंटिंग होने से क्या है, जो पानी है वो बहता चला जाएगा। अगर स्लैंटिंग होगी ना, इस तरीके से होगी, स्लैंटिंग होगी, तो पानी क्या है? बह के चला जाएगा। और स्ट्रेट होगी तो पानी वहीं इकट्ठा हो जाएगा। और कोई चीज़ अगर स्लैंटिंग होगी तो वो बहता चला जाएगा। वहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ की छतें कैसी होती हैं बच्चों? स्लैंटिंग होती हैं। ओके। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजॉन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब देखो, जो अमेजॉन बेसिन के आसपास जो लोग रहते हैं उनका जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। देखो, पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम नदी के थ्रू ही जा पाते थे, नदी से ही हम वहाँ पर पहुँच पाते थे। लेकिन 1917 में ट्रांस अमेजॉन हाईवे बनाया गया, जिससे हम रेन फॉरेस्ट के हर एक हिस्से तक पहुंच पाते हैं। मतलब पहले तो नदी को पार करके ही हमें रेन फॉरेस्ट तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब क्या बनाया गया? 1917 में ट्रांस अमेजॉन हाईवे बनाया गया, जिससे हम रेन फॉरेस्ट के हर एक हिस्से तक पहुंच पाते हैं। एयरक्राफ्ट्स का भी हम यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का भी हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और ये भी हुआ है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती थी पहले, उनको वहाँ से हटा दिया गया कि आप यहाँ से जाओ, और उनको मतलब ये कहा गया, उनको फोर्स किया गया कि वो नए एरियाज़ में रहें, यहाँ से चले जाएं, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, वो वहाँ पर फार्मिंग करने लगे। अब जहाँ वो फार्मिंग करने लगे, अब वहाँ पर लोग रहते थे, तो लोग उनको उस जगह को साफ़ करना था, फार्मिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन रहती थी उनको वहाँ से हटाया गया और उनसे कहा गया कि आप नई जगहों पर रहो, क्योंकि यहाँ पर क्या की जाएगी? अब फार्मिंग की जाएगी।
The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforests. अब क्या हुआ है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने की वजह से जो वहाँ पर इतने घने घने जंगल थे वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनको लोग काटते जा रहे हैं। बहुत सारा रेन फॉरेस्ट का हर साल क्या होता है, अमेज़न बेसिन में जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न बेसिन में जो क्या है रेन फॉरेस्ट है, वो हर साल बहुत सारा एरिया उनका हटता जाता है, बहुत सारे जो रेन फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता है। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, आप फिगर 8.6 में देखेंगे कि पहले कितने सारे फॉरेस्ट थे, पहले अमेज़न बेसिन में कितने सारे रेन फॉरेस्ट थे, फिर उनको काट दिया गया, सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर लोग बसने लगे, फिर आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे कितने कम फॉरेस्ट रह गए, क्योंकि इतने सारे एरिया को काट के यहाँ पर सेटलमेंट हो गया, लोगों ने अपने घर बना लिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर और ही कम फॉरेस्ट रह गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर बस गए। मतलब फॉरेस्ट को क्या करते हैं, लोग काटते चले जाते हैं, जबकि पता है फॉरेस्ट हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हम उन्हें अपने सेटलमेंट के लिए कट करते चले जाते हैं। The topsoil is washed away as the rains fall and lush forest turns into a barren landscape. अब क्या हुआ, जब पेड़ पौधे भी कम हो गए तो पेड़ पौधे कम होने की वजह से वहाँ पे बारिश भी कम होने लगी। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश, और फिर ये भी है कि बारिश भी वहाँ पर होती है, जैसे अब बारिश हो रही है तो बारिश होने से जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल इरोजन होने से बचा देते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब हमने पढ़ा है ना कि जिससे क्या होता है, पानी की वजह से जो हमारी सॉइल की ऊपरी परत होती है, जो सॉइल की क्या होती है, ऊपरी परत होती है, वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और सॉइल की ऊपरी परत ही कैसी होती है, बहुत फर्टाइल होती है ना। तो और पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे लगे होने की वजह से बारिश हुई, तो बारिश होने से सॉइल डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं होती है अगर पेड़ पौधे होंगे। बट हमने पेड़ पौधों को ही हटा दिया तो जो सॉइल की टॉप सॉइल है, जो ऊपरी परत है, जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो क्या हो जाती है, हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पेड़ पौधे कम कर दिए हैं। और पेड़ पौधे कम होने की वजह से ये जो पूरा लैंडस्केप है वो कैसा हो गया, बंजर बन गया है। कैसा हो गया, देख सकते हैं आप इन पिक्चर्स में भी कि पहले कितने सारे फॉरेस्ट थे, फिर कितने से रह गए, फिर कितने और रह गए, और कम होते चले गए, क्योंकि हम यहाँ पर बसते चले गए और बसने की वजह से हमने इन फॉरेस्ट को कट करते चले गए। क्योंकि अब रहना है तो इन जंगलों के बीच तो हम रहेंगे नहीं, हमें उनको साफ करना पड़ेगा और हम काटते चले गए। ठीक है, तो ये था रेन फॉरेस्ट के बारे में कि अमेज़न बेसिन में कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हमने उनके वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था कि एक स्टैपल फूड के बारे में भी पढ़ा और लार्ज अपार्टमेंट हाउसेस के बारे में पढ़ा, मालोका, मैनियॉक। तो हम उनकी कुछ पिक्चर्स देखते हैं ताकि आपको क्लियरली वो चीज़ें समझ में आए। अब आप ये देखिए, तो रेन फॉरेस्ट के लोगों का जो स्टैपल फूड होता है, जो मुख्य भोजन होता है, वो कौन सा होता है, मैनियॉक। कौन सा होता है, मैनियॉक, MANIOC, मैनियॉक। देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का, मतलब ये कहाँ पर उगाया जाता है, जैसे ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, जैसे आलू उगाया जाता है ना, उसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये वहाँ के लोग खाते हैं, इसको हम कसावा भी कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये लार्ज अपार्टमेंट के घर होते हैं और इनके आप रूप देख रहे हैं, थ्रेस्ड होती है। मैंने आपको बताया कि बारिश हुई, अगर सीधी रूप होगी, सीधी छत होगी, तो बारिश का पानी क्या हो सकता है, वहीं इकट्ठा रहेगा। और अगर टेढ़ी छत होगी, स्लैंटिंग होगी, तो उससे क्या होगा, पानी बहता चला जाएगा। पानी क्या होगा, बहता चला जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, जमा नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, बताइए आप मुझे, MALOCA, मालूका। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। मीन्स हमारा अमेज़न बेसिन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, लोगों का जीवन कैसा है, वो क्या क्या खाते हैं, और वहाँ पर किस तरीके के जंगल और किस तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स वहाँ पर पाई जाती है। आई बात समझ में आपको।
अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आपको यहाँ तक जैसे समझना है, पढ़ना है। बाय बाय।